तो हम हैं सितारे ज़मीं पर और हमारे नए एपिसोड में हम हैं ट्राई सिटी के पंचकुला सिटी में और सेक्टर 20 में, जहां पर आज हम आपको नए सितारे विनय महाजन जी से मिलाएंगे, जो कि म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और काफ़ी लंबे समय से लोगों के साथ में। शायद आप सभी ने इनको अपने आसपास में देखा होगा, तो हम चाह रहे थे कि कुछ पल हम आपको उनसे मिलाएं। तो आज हमारे साथ में हैं विनय महाजन जी। नमस्ते विनय जी। नमस्कार। कैसे हैं विनय जी? बहुत बढ़िया। विनय जी, हम हमारे एपिसोड्स में और हमारे व्यूवर्स भी काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि सेविंग्स जो हम लोग LIC लोगों को पता था, हम किसी किसी कंपनी की या किसी की बुराई या अच्छाई करने के लिए नहीं, जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हम लोग LIC में या पुराने टाइम में जो एक हमारा ऐसे ट्रेडिशनल था कि जहाँ जहाँ छोटी छोटी सेविंग्स कर पाते थे या जो मम्मी सेविंग करती थी बस उतना ही था। जी। तो हमें सेविंग्स के बारे में कैसे करना चाहिए और कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, कितना टाइम हो गया? तो मेरे को अगर जर्नी की बात करें तो 2005 में मैंने अपना करियर शुरू किया था। और जब मैं मतलब कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे को शुरू से यही था भी मेरे को अपना बिजनेस करना है, मेरे को किसी के नीचे नौकरी नहीं करना है, मेरे को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है मार्केट के अंदर। तो जब मैंने करियर स्टार्ट किया 5 मई 2005 को मेरा फर्स्ट डे था जॉब का। तो मैं वहाँ पे गया और मेरे को 4000 रुपीज़ का जॉब ऑफर किया गया। तो मैंने कहा ठीक है, 4000 इज सफिशिएंट फॉर आवर पॉकेट मनी। तो मैंने वहाँ से जर्नी शुरू किया एक इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ। तो वहाँ पे 2 साल काम किया, फिर मेरे को एक रीजनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफर आया 2006 को। तो मैंने उनको ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया। वहाँ पे मैंने सारी निटी ग्रिटीज़ को समझा। व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, व्हाट इज़ इंश्योरेंस, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, व्हाट इज़ इक्विटी, व्हाट इज़ कमोडिटीज। ये सारे प्रोडक्ट समझने के बाद फिर मैं वहाँ पे जब जॉब किया, तो फिर मैंने डिसीजन लिया 2008 नवंबर में भी मेरे को अपना बिजनेस शुरू करना है। तो बिजनेस शुरू किया फिर मैंने। बट स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजेस आए और उनको फेस किया। और क्योंकि मैंने अपने जहन में यही कसम खाई थी कि मेरे को नौकरी नहीं करना है, मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है। तो मैंने ये थॉट से बिजनेस शुरू किया। तो मेरे घर वालों ने भी मेरे को डिस्करेज किया, बोला अभी तेरे से कौन इंश्योरेंस कराएगा। तो मैंने उनको बोला भी मेरे से लोग करवाएंगे इंश्योरेंस, क्यों नहीं करवाएंगे, है ना। तो जब मैं उनको राइट प्रोडक्ट, राइट जो उनके रिक्वायरमेंट है, नीड के अकॉर्डिंग जब हम देंगे तो वो करवाएंगे। तो मेरा जर्नी बस 2005 से स्टार्ट हुआ। तो अभी वो जर्नी कंटिन्यू है और आई एम ऑन मिशन टू ट्रांसफॉर्म इंडियन पीपल। और मेरा मिशन है अभी मैं 10 लाख लोगों को अपने लाइफ टाइम में फाइनेंशियली सिक्योर करूँ, और उसके बाद भी मैं आगे जर्नी को। विनय भाई, जो आपने बोला था कि ये तो बता दिया कि हमें नेक्स्ट डे से भी हम म्यूचुअल फंड कर सकते हैं और हमें कितने अमाउंट को करना है, बट जब हम लोग को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सुनते हैं टीवी पे या लोगों से, तो लॉन्ग टर्म की क्या डेफिनेशन है? लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल, 5 साल, 60 साल? देखो सर, लॉन्ग टर्म तो देखो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ये डिपेंड करता है भी आपने कितने समय के लिए। अगर जैसे कोई अभी कोई बच्चा है जिसने अभी जॉब स्टार्ट किया है एंड ही इज़ अ 25 ईयर ओल्ड, तो वो उसके रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है। या वो कहता है भी मेरे को आज मैंने जॉब स्टार्ट किया है, जब मैं 40 साल का होऊंगा तो मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा, वो उसके लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। 10 साल से ऊपर कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म, हम उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म में आता है जैसे आपने इमरजेंसी फंड इज अ शॉर्ट टर्म, आपने कार लेनी है, आपने घर लेना है, आपने फॉरेन वेकेशन के ऊपर जाना है, तो ये सारी चीज़ों को हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। जो लेस देन 5 ईयर इज अ शॉर्ट टर्म, 5 to 10 इज अ मीडियम टर्म। ठीक है, मतलब अगर 5 साल से छोटा है, जहाँ पर हमको छोटी छोटी चीजें पता है कि मुझे ये करना है, इस बच्चे का कुछ फंक्शन करना है या Yes. मुझे इस टूर पे जाना है, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया। और लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 10 ईयर्स। बहुत ही सही। अब कुछ मैं आपसे पर्सनल सवाल आपके बारे में पूछूंगा, जी। क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी बात हुई हमारी। जो आपने सबसे पहली SIP करी थी वो कितने रुपए की थी? वो मैंने 1000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था 2005 में। 1000 रुपीज से स्टार्ट किया था। ओके। तो मतलब जब वो आई करा था तो उस टाइम की खुशी सबसे ज़्यादा थी या 12th में पास होने की खुशी सबसे ज़्यादा थी? और सबसे ज़्यादा खुशी थी क्योंकि अपनी कमाई हम सेव कर रहे हैं और उसको देख के एक एनर्जी आती थी भी ये मेरी, दिस इज माई हार्ड अर्न मनी। और जहाँ पर सब लोगों ने अपोज किया था कि जब आप इस फील्ड में जा रहे हो, क्योंकि जब 2005 की बात कर रहे हो, उस टाइम पे इस फील्ड में आना, जहाँ पर आज की डेट में 2023 में लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में और सेविंग के बारे में नहीं पता है जी। तब आप 2003 में लोगों की म्यूचुअल फंड्स खुलवाने की सोच रहे थे। Yes. जो कि एक मतलब लीग से हटके, जो आप इसीलिए हम आपसे मिले कि जो सितारे हमारे आप बने हो, आपने उस टाइम पे सोचा था, लीग से हटके कुछ सोचा था। तो
बहुत ही बढ़िया था। और दूसरा अभी आप अपने पर्सनल बारे में बताइए कि आप मतलब कहाँ हैं, कैसे दिनचर्या निकलती है आपकी? दिनचर्या सुबह 5:30 बजे उठता हूँ मैं, और फिर 6:30 बजे योगा क्लास होती है हमारी, 6:30 से 8 बजे तक। 8 बजे आके फिर मैं थोड़ा पानी पुनी पीता हूँ, फिर मैं फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, और 9 सवा 9 बजे तैयार होके 9:30 10 बजे मैं ऑफिस आ जाता हूँ। फिर ऑफिस के कामों में क्लाइंट से मिलना है, कोई स्टाफ मीटिंग करना है, या किसी पार्टनर के साथ हमें मिलना है, जॉइंट कॉल करना है, तो वो सारा रहता है। फिर लंच, एक आधे घंटे का लंच रहता है, और उसके बाद 6:30 6:30 बजे मैं घर चला जाता हूँ। फिर मेरा फैमिली टाइम स्टार्ट हो जाता है। मेरे को अपनी स्टडी के ऊपर भी टाइम लगाना होता है, मेरे को बुक रीडिंग का मतलब शौक है, और मेरे हमारे प्रोफेशन में रिक्वायर्ड भी है, तो वो मैं करता हूँ। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है सुबह 5 बजे, कई बार ट्रेनिंग होती है, कई बार 7 बजे ट्रेनिंग होती है, तो वो मैं अकॉर्डिंगली मैनेज करता हूँ, और फिर मेरा दिनचर्या ऐसे पूरा दिन हो तो जाता है। अभी आप विनय भाई जो ट्राई सिटी के अंदर में ऑलमोस्ट मतलब कितना अगर बता सकें तो पोर्टफोलियो हैंडल अभी पोर्टफोलियो अगर मैं बात करूँ तो मैं मोर देन 300 करोड़ रुपीज़ को मैनेज कर रहा हूँ, और मेरे पास जो फैमिलीज हैं वो अराउंड 2000 प्लस फैमिलीज को मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो मीन्स अगर हम हमारे हमारे व्यूअर्स और दर्शक जब हम ये पॉडकास्ट पे रिलीज करेंगे, जी। उसके बाद जब सुनेंगे कि 1,000 रुपए से जब आपने शुरू करा था और आज 300 करोड़ रुपए को मैनेज कर रहे हो, तो वो हमारे अंदर ही आपस में एक एग्जांपल्स हैं जो हम हमारे साथ में ही देख सकते हैं, जो विनय भाई जी हमें लाइव दिखा रहे हैं। विनय भाई एक और चीज पूछनी थी, लोगों के मन में क्वेश्चन था जो हमारे को भी पूछे गए कि आप जब मिलोगे तो आप पूछना। एक था कि लोगों के मन में थोड़ा डर भी रहता है, जैसे पीछे कई बार कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं मतलब बैंक को लेके जी। हमारे के, हमने जब म्यूचुअल फंड्स में लगाया किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, तो कहीं हमारा पैसा लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं कल सुबह उठे और गायब तो नहीं हो जाएगा, जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह जी में होता जी, है। मैं इसमें एक सबसे बड़ा आपको खुलासा करना चाहूँगा। जो ये म्यूचुअल फंड है, ये स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। जैसे सारे बैंक आरबीआई के अंडर आते हैं, वैसे ही ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं सारे ये स्टॉक एक्सचेंज सेबी के अंडर आते हैं, विच इज़ अ गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी। और जो ये रेगुलेटर है ये बड़ा सख्त है, ये कोई भी मतलब टॉलरेंस नहीं करता है, टॉलरेट नहीं करता है गलत बात को। और इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है म्यूचुअल फंड्स में, इसमें कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। आपका पैसा जो इन्वेस्ट होगा वो आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड कंपनी में होगा, और म्यूचुअल फंड से आपके अकाउंट में होगा। और जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इंडिया में या यूएस में आज तक बैंकरप्ट हुई है। अगर आप पिछले 20 साल का डाटा भी देखते हो तो यूएस में 580 बैंक बैंकरप्ट हो गए, बट एक भी म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं जो बैंकरप्ट हुई है। तो म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट। ट्रस्ट बना हुआ है, उसको मैनेज करने वाले वो उसको मैनेज करते हैं। जैसे अभी रिलायंस म्यूचुअल फंड होता था पहले, तो रिलायंस म्यूचुअल फंड ने कहा मेरे को इस बिजनेस से एग्जिट करना है, तो उसको निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने टेक ओवर कर लिया उसकी पैसे दे के। ऐसे ही अगर हम देखें एल&टी म्यूचुअल फंड है, एल&टी म्यूचुअल फंड का टेक ओवर एचएसबीसी ने किया। अगर मैं आपको एक सिंपल लेमैन में बताऊं, एक बैंक ऑफ पंजाब बैंक होता था पहले, उसमें किसी ने 1 लाख रुपए की एफडी कराई, तो वो बैंक ऑफ पंजाब का मर्जर हो गया सेंचुरियन बैंक के साथ, तो हमारी वो एफडी सेंचुरियन बैंक में चलेगी। फिर सेंचुरियन बैंक का मर्जर हो गया एचडीएफसी के पास, तो वो एचडीएफसी के पास आ गई। बट ऐसा नहीं है भी जो मैंने बैंक ऑफ पंजाब में एफडी कराई थी वो वहां पे अभी स्टैंड नहीं कर रही है, जीरो हो गई, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड में होता है, अगर कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आगे फंड मैनेजर टीम के पास जाती है, और वो आगे कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट होता है, जो वो पैसा इन्वेस्ट होता है वहां से जो रिटर्न आती है वो कस्टमर को पास ऑन की जाती है। ओके, तो मतलब ये तो बहुत ही लेमन भाषा में क्लियरिटी मिलेगी। तो हम सोचते थे कि रिलायंस का आज नाम निप्पॉन हो गया है और एल&टी का नाम एचएसबीसी है, जो भी हो गया। हाँ जी। अदरवाइज हमको ये नहीं पता था उसके पीछे की घटना, और हमको ये सेफ भी हुआ, ये बात आपकी सुन के हमारे अंदर भी थोड़ी सी वो आई, हिम्मत बढ़ी है। बिल्कुल, इट्स अ प्योर सेफ, लाइक कोई हमारा कैश ट्रांजेक्शन नहीं होना है, रेगुलेटर है। आप कंपनी में जाके कभी भी फोन करके अपनी स्टेटमेंट मांग सकते हो, कभी भी आप अपने नेट के ऊपर जो हमारा क्लाइंट लॉगिन होता है उस पर अपनी वैल्यू देख सकते हो। ओके, काफ़ी 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 सरल शब्दों में और काफ़ी अच्छी तरह से विनय भाई ने समझाया। तो आप हमारे फिर फाइनली दर्शकों के लिए कुछ ऐसा मैसेज दें कि मतलब आपको कल से जो म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, पीएफ में, पीपीएफ में, कोई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में है और उनको कुछ और करना हो तो कर सकते हैं, या कहीं पे भी करना हो तो कौन सा बेस्ट है? देखो सौरभ भाई, आप हमारे साथ पिछले 10-12 साल से जुड़े हुए हो, तो मेरी भी पूरी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, मेरी फैमिली की जो भी इन्वेस्टमेंट है, सारी म्यूचुअल फंड में है। और इससे सिंपल कोई प्रोडक्ट नहीं है, इससे आसान कोई प्रोडक्ट नहीं है। आपको कभी भी पैसा इन्वेस्ट करना है आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी आपको जरूरत है पैसे की आप निकाल सकते हो। अब पीपीएफ है, 15 साल का लॉक इन है, कोई आप एफडी कराते हो उसमें लॉक इन है, पोस्ट ऑफिस कराते हो उसमें लॉक इन है, ठीक है। कोई रियल एस्टेट में जाते हैं लोग, बोलते हैं जमीन खरीदोगे तो कितने लोग को 10 गुना हो जाता है। रियल एस्टेट में देखो सर, अपने चैलेंज है, वो इलिक्विड एसेट है, आपको कल को बेचना वो बिकेगा नहीं।
कल को आप कहते हो कि मेरे को इमरजेंसी जरूरत पड़ गया, तो आपने एक घर लिया, आप उसमें से किचन को सेल नहीं कर सकते, यहाँ पे आपके पास पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल है। और सबसे बड़ा चैलेंज कहता है फैमिली डिस्प्यूट जो भी होता है, उसमें जो प्रॉपर्टी का सबसे बड़े हाई कोर्ट में हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं 98% जो केसेस है वो प्रॉपर्टी के केसेस हाई कोर्ट में है। तो यहाँ पे कोई मतलब किसी का अगर मिस है, डेथ भी हो जाता है, तो उसके जो यूनिट्स हैं हम डीमैट में परचेज करवाते हैं, और उसके नॉमिनी का इन केस कोई मिस हो जाती है, उसके नॉमिनी को हम वो यूनिट ट्रांसफर कर देते हैं, और उसमें जो नॉमिनी है उसको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, उसको घर बैठे उसका सारा काम हो जाएगा। मतलब अब हमने ये भी देखा विनय भाई के थ्रू कि हम लोगों को अगर रियल एस्टेट, पीएफ, पीपीएफ, पेंशन, एनपीएस, समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, दुनिया भर की स्कीमें चल रही हैं, बट अगर हम म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाते हैं तो मतलब कितना इजी उसको खरीदना है, कितना इजी उसको बेचना है, कितना इजी हम उसको टाइम पीरियड के लिए रख सकते हैं, और कितना मिनिमम अमाउंट के लिए रख सकते हैं। विनय भाई के साथ जब हमने बात करी, उन्होंने कुछ पर्सनल बातें भी बताई अपनी, वो कैसे अपना दिन निकालते हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल है, कितने वो फ्रेश रहते हैं, और कितने ही ट्राई सिटी में लोगों से मिलते हैं। तो थैंक यू विनय भाई, मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। आपने लोगों को, हमारी टीम को काफ़ी बताया, और अब इसी के साथ में फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, नए सितारों के साथ में, सितारे ज़मीन पे। धन्यवाद।